नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइला के आंतरिक शरीर की। इसमें मुख गुहिका या प्रवार कॉम्प्लेक्स है। मुख गुहिका या प्रवार कॉम्प्लेक्स जो पैलियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और इनका वितरण किस प्रकार होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो पैलियल कॉम्प्लेक्स है, पैलियल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पृष्ठ पार्श्व भाग में प्रवार या एक बड़ी गुहिका होती है, इसे प्रवार गुहिका कहते हैं। घोंघा सुरक्षा एवं विश्राम के समय अपने सिर और बाद में पाद को इस गुहिका में समेट लेता है। इस गुहिका के फर्श पर दाहिनी कंदरापाली यानी बाईं जो लोब है के अगले सिरे के निकट से निकलता एक स्पष्ट कटक रिज होता है, एपिटीनिया, जो गुहिका के एकदम पिछले सिरे तक फैला होता है। यह कटक प्रवार गुहिका की दो प्रकोष्ठों में विभाजित कर देता है, जिनमें से दाहिने को क्लोम कक्ष या ब्रैंकियल चैम्बर या राइट लोब कहते हैं और बाएं को फुफ्फुस कक्ष या पल्मोनरी चैम्बर या लेफ्ट लोब कहते हैं। ये दोनों कक्ष जंतु के श्वसन में प्रमुख भाग होते हैं। प्रवार गुहिका में बहुत सी मुख्य संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से पैलियल कॉम्प्लेक्स के अंग कहते हैं। इनमें जो बाईं तरफ का है जो उसमें केवल फुफ्फुस कक्ष के अंतर्गत फुफ्फुस कोश और जलेक्शिका ऑस्फ्रिडियम होते हैं, जबकि दाहिनी ओर का जो कक्ष है या हम इसको कहेंगे कि क्लोम कक्ष है, ब्रैंकियल चैम्बर, इसमें 5 अंग प्रमुख है, जिसमें से कि पहला है कंकत क्लोम या गिल, टीनिडियम और गिल, और दूसरा अंग है मलाशय रेक्टम, और तीसरा अंग है जनिक छिद्र या जेनाइटल ओपनिंग, और चौथा अंग है इसमें अधक्लोम ग्रंथि या हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड, और 5वां अंक है ब्रक ग्रंथि ब्रक छिद्र या रीनल ओपनिंग। अब हम इसकी जो संरचना है, संरचना को देखते हैं तो आपको संरचना इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये संरचना, इसमें ये जो यहां से ये पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन दायां कक्ष कहलाता है, या हम इसको ब्रैंकियल चैम्बर कहते हैं, और इस जगह से ये पूरा बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम बायां अंग कहते हैं या पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं, पल्मोनरी चैम्बर। तो अब हम बात करते हैं दाएं कक्ष की। दाएं कक्ष में आप अंग देख रहे हैं, इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है आपको। ये बाहर की जो लेयर है ये मेंटल लेयर है, ये बाहर की लेयर है। इसके अंतर्गत आपको ये कंघी के समान संरचना दिखाई दे रही है। ये कंकत क्लोम या गिल है, टीनिडियम और गिल। इसके पश्चात ये यहाँ पर इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन का अगला भाग दिखाई दे रहा है, ये रेक्टम है जो नीचे चलकर एनस के छिद्र के द्वारा बाहर खुल रहा है। इसके अंदर अगली जो ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जनिक छिद्र के अंतर्गत वेजाइना है, और इसका पोर है, वेजाइनल पोर यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके पश्चात ये एपिटीनिया है, ये एपिटीनिया है, और ये राइट सूडोपोडियम है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं इसके पल्मोनरी चैम्बर की। पल्मोनरी चैम्बर के अंतर्गत आप ये दिख रहे हो, इसमें ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी सैक है ये वाली, और ये जलेक्शिका है या ऑस्फ्रिडियम है, जो कि पानी को छानकर, इस मुख गुहा से यहाँ पानी आएगा, इसको छानकर अंदर जाने देगी। ये मेंटल है इसका, और इसमें ये लेफ्ट सूडोपोडियम है, जबकि ये राइट सूडोपोडियम था। ये राइट सूडोपोडियम है और ये इसका लेफ्ट सूडोपोडियम। अब आप इस भाग को देखिए, ये भाग है इसका सिर का, यह हेड दिखाई दे रहा है, सिर है।
सिर के आगे की तरफ दो प्रकार के टेंटाकल पाए जाते हैं। एक होता है फर्स्ट टेंटाकल, ये फर्स्ट टेंटाकल है ये वाले, और उसके पश्चात है सेकंड टेंटाकल, ये सेकंड टेंटाकल है। और इनके पश्चात दाएं बाएं दोनों तरफ पर कम आई होती है और आई का स्टॉक दिख रहा है, और इसके पश्चात ये हेड है इनके ऊपर। तो इस प्रकार यहाँ पर पाद भी होता है, जो अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो बाद में निकालता है। तो ये बाईं और दाईं जो न्यूकल लोब है या पालिया हैं जिसको हम कहते हैं, इनमें इसकी बहुत से भाग स्थित होते हैं। इसमें क्लोम कक्ष के अंग, जिसमें कि अभी मैंने आपको दिखाया था कंकत क्लोम या गिल, ये कंकत क्लोम या ये गिल है टीनिडियम, जो कि नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है, कंकत क्लोम या गिल। यह प्रवार गुहिका में एकदम दाहिनी ओर पृष्ठ पार्श्व भित्ति से सीधा ऊपर से नीचे की ओर लटकता है, और कंघी के समान मोनोपेक्टिनेट होने के कारण इसकी पटलिकाएं या लैमेली है जो लगभग त्रिभुजाकार होती है और स्वतंत्र रूप से क्लोम कक्ष में लटकी हुई रहती है। इस प्रकार से लटकी हुई रहती है। द्वितीय मलाशय, क्लोम कक्ष के फर्श पर कंकत क्लोम के बाईं ओर रेक्टम स्थित होता है, और यह एक फूली हुई नली के समान होता है जो कि प्रवार गुहिका के पिछले सिरे से प्रारंभ होकर दाहिनी कंदरापाली के थोड़ा पीछे तक फैला रहता है। इसका बाहर खुलने वाला छिद्र गुहा कहलाता है, और जिसके चारों ओर अति सूक्ष्म अंकुरों का एक, इस गुहा के चारों ओर अति सूक्ष्म अंकुरों का एक हिस्सा होता है या भाग होता है जिसको रोजेटी कहते हैं। तीसरा है जन्निक छिद्र, ये आपको यहाँ पर ये वेजाइना दिख रही है, और ये पोर आगे चल के वेजाइनल पोर कहलाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का भाग है। तो जन्निक छिद्र है, नर या मादा जन्निक वाहिनी मलाशय के बिल्कुल निकट पाई जाती है। नर का मैथुन अंग सेशन जन्निक छिद्र के सामने प्रवार के तट से निकलता है। इसके पश्चात बात करें हम अधक्लोम ग्रंथि, हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड, यह शिश्न के आधार पर फूली हुई ग्रंथि का रचना का भाग है या ग्रंथिल रचना है, और इसका स्राव मैथुन कार्य में सहायक रहता है। वृक्क क्षेत्र, रीनल ओपनिंग, वृक्क अंग रीनल ऑर्गन का अगला कक्ष एपिटीनिया के पिछले अंतस्थ भाग तक एक छोटे लालाभ रंग के क्षेत्र की भांति क्लोम कक्ष में रहता है। इसका बाहर खुलने वाला छिद्र एक अनुप्रस्थ तिरछी दरार के समान होता है और एक उतले गर्त में स्थिर रहता है। फुफ्फुस कक्ष, फुफ्फुस कक्ष में हम दो भाग मैंने बताए थे आपको, फुफ्फुस कोश और जलेक्षिका। तो पल्मोनरी शैक है, ये पल्मोनरी शैक या पल्मोनरी चैम्बर दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा है पल्मोनरी चैम्बर, ये शैक है पल्मोनरी का, और ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी शैक है, ये काफ़ी हिस्सा होता है, बड़ा होता है। इसमें प्रवार गुहिका की छत से एक बड़ा थैले के समान अंग नीचे की ओर लटका रहता है और फुफ्फुस कक्ष के अधिकांश भाग को घेरे रहता है। इसे फुफ्फुस कोश या पल्मोनरी शैक कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। यह एक बड़े हुए छिद्र द्वारा पल्मोनरी कोष्ठ में खुलता है तथा वायवीय श्वसन में सहायक होता है। जलेक्षिका, ऑस्फ्रिडियम बाईं कंदरापाली के पास तथा फुफ्फुस कक्ष के बाईं ओर से निकलती हुई गिल के समान जलेक्षिका होती है। यह पर के समान द्विकंकत बाइपेक्टिनेट रचना है और लगभग 22 से 28 मासल एवं कुछ त्रिभुजाकार इसमें पर्णक होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, जो अंदर प्रवेश करने वाले जल की भौतिक एवं रासायनिक जांच करता है तथा भोजन के चयन में सहायता करता है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये आपका इस टॉपिक में मुख गुहिका या प्रवार कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम इसके अध्यावरण की बात करते हैं। अध्यावरण में पाइला की त्वचा की मोटाई में अत्यंत विविधता पाई जाती है। त्वचा की रचना उपचर्म एपिडर्मिस और अपेक्षाकृत अधिक जटिल चर्म डर्मिस होती है। एपिडर्मिस संपूर्ण शरीर को ढके रहता है। इसमें उपकला एपिथेलियम का
केवल एक स्तर होता है और अन्य भागों में जो कवच द्वारा सुरक्षित नहीं होते पक्षमावित सिलेटेड होता है। उपकला की अनेक कोशिकाएं रूपांतरित होकर एक कोशिकीय ग्रंथियां बनाती है जिसमें श्लेष्मा, वर्णक और चूने का स्रवण होता है। प्रवार के किनारे पर अनेक कोशिकाओं की अधिकता होती है। चर्म, डर्मिस या अधस्त्वचा कोरियम में पेशी तंतु और योजी ऊतक पाए जाते हैं। ये अपने नीचे स्थित ऊतकों से स्पष्ट पृथक नहीं होती है और इसमें वर्णक कोशिकाओं की अधिकता होती है। अब लोकोमोशन देखते हैं हम। पाचन प्रचलन, आपने अभी इसमें देखा है कि ये हेड है, सिर है, इसके नीचे एक बड़ा चपटा त्रिभुजाकार हिस्सा निकलता है जो कि बनता और बिगड़ता रहता है, यानी उसको बाहर निकाल लेता है पाइला और फिर बाद में अंदर खींच लेता है। तो जब यह चलता है तो उसको चौड़ा पाद के रूप में फैला लेता है। पाइला अपने पाद के पेशी युक्त तले की विसर्पी क्रिया द्वारा गति करता है और मांसपेशियों के आगे या आगे से पीछे की ओर बार बार संकुचन एवं प्रसार से उत्पन्न तरंगों द्वारा इसे गति करने की क्षमता प्राप्त होती है। विसर्पण करते समय पदिक श्लेष्मल ग्रंथियां पीछे की ओर एक अपंकी पथ छोड़ती जाती है। यह पथ आरंभ में चिपचिपा होता है और बाद में कड़ा हो जाता है। इस प्रकार घोंघा सीधा सतह पर गति न करके अपने स्वयं के बनाए कालीन रूपी अपंकी पथ पर ही गति करता है। पाद के कोटरों साइनसेज में उत्पन्न रुधिर चाप स्फीति यानी कि टर्गर प्रेशर और मांसपेशियों की क्रिया से सम्मिलित प्रभाव से प्रचलन हेतु पाद में विस्तार होता है। इसके विपरीत रुधिर चाप की स्फीति के अभाव में तथा पेशियों की क्रिया द्वारा पाद संकुचित होता है। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में बात करेंगे पाचन तंत्र की।